बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयरी साइंस के अंदर ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसके अंदर हमने मिल्क अडल्ट्रेशन टेस्ट देखने हैं कि मिल्क के अंदर जो डिफरेंट किस्म की मिलावटें की जाती हैं, उनको हम किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं। कल हमने मिल्क की प्रोसेसिंग देखी थी लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 1 में हमने मिल्क की कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ देखी थी। तो लेक्चर नंबर 3 आज हमारा है मिल्क अडल्ट्रेशन पे, ठीक है? मिल्क अडल्ट्रेशन टेस्ट को हम 2 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे। एक आज हम देख लेंगे और एक सोमवार को हम देख लेंगे। फिर बाद में इनका टेस्ट रख लेंगे डेयरी का। तो सबसे पहले देखिएगा कि मिल्क के टेस्ट क्यों ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये, मिल्क टेस्ट एंड क्वालिटी कंट्रोल इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वेदर स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल। Milk being made up of 87% of water is prone to adulteration by unscrupulous middlemen and unfaithful farm workers। ये देखें जी, मिल्क जो है उसकी क्वालिटी कंट्रोल एक एसेंशियल प्रोडक्ट प्रोसेस है, क्योंकि मिल्क 87% वाटर का बना हुआ है। इसमें वाटर की भी मिलावट की जा सकती है। ये तो बल्कि अब पानी की मिलावट तो बहुत छोटी मिलावट समझी जाती है, इसको तो मिलावट ही नहीं समझा जाता। अब जो जो कुछ मतलब मिल्क में मिलाया जाता है और वो जितना मतलब नुकसानदेह है हमारी बॉडी के लिए, वो सही मिलावट के अंदर आता है। तो ये मिलावट जो है कोई मिडल मैन भी कर सकता है, फार्म के वर्कर्स भी कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि कुछ टेस्ट ऐसे किए जाएँ जिससे पता चले कि जो मिल्क है वो पीने के काबिल है भी कि नहीं। Moreover, its high nutritive value makes it an ideal medium for the rapid multiplication of bacteria, particularly under unhygienic production and storage at ambient temperatures। इसके अलावा वो कहते हैं जी कि जो मिल्क के अंदर अगर मिलावट ना भी की जाए तो उसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया, और अगर प्रोडक्शन आपकी अनहाइजेनिक है, स्टोरेज जहाँ पे आपने किया है वो अनहाइजेनिक है, वो हो तो मिल्क जो है वो ख़राब हो सकता है। उसके अंदर डिफरेंट टाइप की एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो सकती हैं, कोई बैक्टीरिया वगैरह आ सकते हैं, जिसकी वजह से जो मिल्क है वो वैसे भी ख़राब हो सकता है। तो ख़राब मिल्क पीने से बेहतर है कि पहले हमें पता चल जाए कि ये मिल्क ठीक है कि नहीं। उसके लिए अब क्या-क्या टेस्ट ज़रूरी होते हैं, ठीक है? और इसके अलावा एक और वो बता रहा है कि इसकी ज़रूरत क्यों है, कोई भी डेयरी का हमने प्रोडक्ट बनाना है गुड, उसके लिए गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल हमें चाहिए। जैसे डेयरी के बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं मार्केट में, योगर्ट है, चीज़ है, बटर है, और जो है इस तरह मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं, घी वगैरह भी बनता है। तो अपना वो उनके लिए ज़रूरी है कि जो उसका रॉ मटेरियल उसका क्या होगा, मिल्क, वो ठीक होगा तो बाकी सारी चीज़ें ठीक होंगी ना, बाकी सारी चीज़ें सही बनेंगी। तो कंज़्यूमर तक वो सब सारी चीज़ें पहुँचाने के लिए ज़रूरी है कि मिल्क हमारा साफ़ होना चाहिए। इसके लिए जी डिफरेंट टाइप के टेस्ट यूज़ होते हैं। इनमें जो फर्स्ट नंबर पे टेस्ट आता है उसको कहा जाता है जी ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट। ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन देखिएगा। एक्टिंग ऑन और इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ द सेंस ऑर्गन्स। आप अपनी सेंस ऑर्गन, जैसे हम किसी चीज को देखते हैं, साइट करते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, कोई चीज महसूस करते हैं ऑर्गन से, अपने अपनी बॉडी से, ऑर्गेनोलेप्टिक, इसको कहते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट। कि किसी चीज को देख के, सूंघ के, चख के उसका फैसला करना कि ये ठीक है कि नहीं। तो पहले नंबर पे जो इंस्टेंटली आप कर सकते हैं, वो फौरी तौर पे यही टेस्ट कर सकते हैं। द रिजल्ट ऑफ टेस्ट इज obtained इंस्टेंटली एंड द कॉस्ट ऑफ द टेस्ट आर लो। कि एक तो इसका आपको फौरी तौर पे पता चल जाएगा और इसके अंदर आपका कोई कॉस्ट भी नहीं आनी। और अगर प्रॉपर तरीके से जो मिलावट करने वाले ने इतनी बेहतरीन मिलावट किया है, तो वो नहीं पता चल रहा ऑर्गेनोलेप्टिक तरीके से भी, कि आपको पहचान नहीं हो रही प्रॉपर दूध का जायका, खुशबू सूंघ के, उसको देख के कि ये दूध ही है या कोई और पिला है, तो फिर उसके लिए ज़रा और जो है टेस्ट हम रखते होते हैं। तो पहले ऑर्गेनोलेप्टिक में देख लेते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, सिंपल सा ओपन करेंगे कैन ऑफ मिल्क को, स्मेल करेंगे। कोई भी स्मेल जो आपको लगती है कि सोर किस्म की है, बिटर किस्म की है, स्मेल्स की टाइप्स होती है ना, आपको चुभती हुई स्मेल महसूस होती है, या जैसे जो
रोटन एग होते हैं उस तरह की स्मेल महसूस होती है। तो स्मेल से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि नॉर्मल जो ओरिजिनल मिल्क होता है उसकी ये स्मेल होती है, और बाकी जो ये इस तरह की स्मेल्स आ रही है तो ये इस वजह से हो सकती है। आपको डिटर्जेंट की स्मेल आ रही है उसके अंदर से, ठीक है। फिर आप ऑब्जर्व करते हैं अपीयरेंस ऑफ मिल्क को। उसको आप देखते हैं कि मिल्क का जो कलर है वो नॉर्मल इस तरह का होना चाहिए, लेकिन जी ये रेडिश कलर आ रहा है, इसका मतलब इसमें लग रहा है कि ब्लड मिला हुआ है। या जो है इसमें जो है फ्लैक्स आ रहे हैं, इसका मतलब है जो कैटल थी उसको मस्टाइटिस था। या मिल्क का कलर ग्रीन हो गया या कोई और कलर हो गया, आपको उसकी अपीयरेंस मिल्क जैसी नहीं लग रही। तो पहला नंबर पे तो टेस्ट ऑर्गेनोलेप्टिक सबसे बेस्ट टेस्ट है, जो पहली नजर में आपको चीज का आइडिया दे देंगे स्मेल करके, टेस्ट करके। और फिर उसके बाद अगर ये दो चीजें आपको ठीक लगती हैं, स्मेल भी और अपीयरेंस भी, फिर आप क्या करते हैं, मिल्क को टेस्ट कर सकते हैं। मिल्क को टेस्ट करेंगे लेकिन स्वेलो नहीं करेंगे। ये इसमें मतलब जो मिल्क को टेस्ट करने वाला है, हो सकता है कि मिल्क के अंदर कोई ऐसी चीज हो जो जहरीली हो, लेकिन आपने जस्ट मिल्क को एक टेस्ट करके देखना है कि जी ये जो इसका जायका ठीक है कि नहीं। तो वो आप उसको जो है अपने टेस्ट बड्स पे, अपनी टंग पे रख के देखेंगे। बाकी मिल्क में आप देखेंगे क्लीनलीनेस का मसला देखेंगे कि कोई इस तरह तो नहीं है कि जो एनिमल के फीसिस हैं वो इंक्लूड हो गए हों, कोई ब्लड इंक्लूड हो गया हो, या और किसी किस्म की मक्खियां वगैरह उसके अंदर मौजूद है। तो इस तरह ये ऑर्गेनोलेप्टिक के अंदर हम ये सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, ओ फ्लेवर्स फ्रॉम फीड्स भी आ जाते हैं। मिल्क आपको पता है इसकी टेंडेंसी है, ये जो इसके एनवायरनमेंट में जो चीजें मौजूद होती हैं ये उसकी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फ्रिज में अगर आप फॉर एग्जांपल मैंगो मिल्क इकट्ठे रख दें, तो जो मिल्क है वो जो मैंगोज होंगी उनकी स्मेल को अब्जॉर्ब कर लेगा। या जैसे अब सीजन है इसके अंदर आप जो है ये मेलन रखते हैं, खरबूजा रखते हैं, तो वो मिल्क के अंदर भी उसकी स्मेल आने लग जाती है। ओनियन रखेंगे, ये ओनियन की स्मेल्स को भी कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो गार्लिक, ओनियन, बीट्स, बैड साइलेज, सर्टन प्लांट्स एंड पास्चर कैन काज ऑफ फ्लेवर टू मिल्क। कि ये सारी चीजें जो है मिल्क को ऑफ फ्लेवर दे सकती हैं। और absorption of flavor from milk from air, milk containers, it is well known that milk and cream can absorb smelling compounds from the air। कि ये एयर में से भी अगर एक जगह की हवा है वो नहीं ठीक, उसके अंदर कोई जो है प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मिल्क वहाँ की भी अब्जॉर्ब कर सकता है, हवा में से भी अब्जॉर्ब कर सकता है। इसलिए इसकी स्टोरेज की जगह जो भी होनी चाहिए वो बेहतर होनी चाहिए। हाउस और लेवल पे तो फिर मैनेजेबल है, मतलब बड़े फार्म लेवल की बात हो रही है। अगर डंग पड़ा हुआ है साथ में, फीसिस पड़े हुए हैं, तो ये उनकी स्मेल को अब्जॉर्ब करेगा। या और कोई मसला मसाइल है, आपने कई चीज स्टोर की हुई है जिसकी स्मेल है, तो मिल्क अगर उसके पास आप स्टोर करेंगे तो मिल्क ने उसकी स्मेल को भी ऑब्जॉर्व कर लेना है। जैसे ये डिसइंफेक्टेंट है, पेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, पेंट्स, डिसइंफेक्टेंट्स, केमिकल्स, ये भी डेयरी एनिमल्स के पास जहाँ पे उनकी मिल्किंग होती है नहीं रखने चाहिए, वरना जो वो मिल्क है उसका फ्लेवर खराब हो सकता है, उसकी स्मेल खराब हो सकती है। ये देखिएगा, पहले हम उसकी कंसिस्टेंसी हम आई साइड से जो टेस्ट करते हैं, उसमें अगर कलर आ रहे हैं तो हमारी जो इंटरप्रिटेशन है वो ये हो सकती है। अगर जी पिंक कलर आ रहा है तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कंटेमिनेटेड विद ब्लड है, ठीक है। अगर मिल्क का कलर पिंक आ रहा है तो हम ये आइडिया कर सकते हैं कि इसके अंदर ब्लड कहीं पे शामिल हो गया है। येलोइश क्रीमी कलर है तो हम ये कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रम या लेट मिल्क है। आपको पता है जो कोलेस्ट्रम होता है जिसको बोली कहते हैं, या आखिरी लेट मिल्क जो होते हैं, उनका जो कलर है वो डिफरेंट हो जाता है, मोर येलोइश क्रीमी टाइप हो जाता है। तो अगर इस तरह का कलर दे रहा है तो हम कहेंगे जी कोलेस्ट्रम है। थिन क्रीमी कलर है तो वाटर की वजह से हो सकता है कि बहुत ज्यादा ही थिन हो गया है मिल्क, ठीक है, तो उसके अंदर पानी मिला हुआ है। लार्ज क्लॉट और फ्लेक्स अगर अंदर मौजूद हैं तो मस्टाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, कि जो कैटल जिससे ये आ रहा है उसको मस्टाइटिस है। स्मॉल वाइट क्लॉट्स हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि फ्लोर या स्किम्ड मिल्क पाउडर है। ये भी हो सकता है कि स्मॉल वाइट क्लॉट्स जो हैं वो मस्टाइटिस की वजह से हों। और ये भी हो सकता है कि कोई जो स्किम मिल्क पाउडर मिलाया हुआ है, आप मिल्क देखते हैं उसके अंदर आपको फुटियां सी नजर आती हैं वाइट कलर की, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि या तो मस्टाइटिस है एनिमल को, उसकी वजह से ये इस तरह का आया, या इसके अंदर जो मिल्कर है या
मिल्कमैन है, उसने जी आटा मिलाया है या जो है जी स्किम्ड मिल्क पाउडर मिलाया है, पहले पानी मिलाया है, उसके बाद ये चीज़ें मिला दी हैं उसकी कंसिस्टेंसी बेहतर करने के लिए, ताकि दूध दूध जैसा लगे, आप ये उसको कंप्लेन ना करें कि ये तो पतला दूध है। ठीक है, इसके बाद कुछ चीज़ें फौरी तौर पे नज़र आ सकती हैं, विजिबल डर्ट एंड इम्प्योरिटीज़, फ्रेगमेंट ऑफ स्ट्रा या काऊ डंग। ठीक है, मिल्क प्रोड्यूस अंडर अनहाइजीनिक कंडीशन, जो होगा उसके अंदर जो है प्रॉपर मिल्किंग नहीं की गई और हाइजीनिक कंडीशंस का नहीं ख्याल रखा गया, तो ये भी हो सकता है कि फीसिस जो है वो उसके अंदर मिल जाए, या बाज़ का मिल्किंग करते हुए एनिमल यूरिन भी कर देता है, तो वो यूरिन भी इंक्लूड हो सकता है इसके अंदर जो है मिल्क के अंदर। इसलिए मिल्क की जो हाइजीनिक कंडीशन है वो लाजमी तौर पे ठीक होनी चाहिए। अच्छा, टेस्ट और स्मेल की बुनियाद पे आप किस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं, और ये चीज़ें जो हैं आम तौर पे जो चीज़ें बैक्टीरिया और फंगस वगैरह की वजह से होंगी, उसका एक आइडिया रफ अंदाज़ा आप कैसे लगा सकते हैं? अगर जी सोरिंग है, खट्टा ज़ैक है, तो वो लैक्टोज़ फर्मेंटिंग की वजह से हो सकता है, और लैक्टोज़ फर्मेंटिंग जो है वो एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, कोई भी ऐसे बैक्टीरिया जो एसिड प्रोड्यूसिंग है, उनकी वजह से ये हो सकता है। आप मिल्क को टेस्ट करते हैं, आपको लगता है कि इसका ज़ायका खट्टा है, तो वो खटास जो है, एसिड का ज़ायका आमतौर पे थोड़ा-सा इस तरह होता है खट्टा-सा, तो उसकी वजह से हो सकता है। अगर ज़ायका बिटर है, तुर्श है, ठीक है? तो क्या हो सकता है, पेप्टोनाइज़िंग ऑफ मिल्क बाय स्ट्रेप्टोकोकस ल्यू ल्यूक्यूफेशियंस। ये जी बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस ल्यू लिक्विफिशियस फेशियंस, बड़ा मुश्किल सा नाम है। कि अगर बिटर ज़ैक है मिल्क का, तो ये हो सकता है कि मिल्क की जो है वो पेप्टोनाइज़िंग हो गई है, और वो किसने पेप्टोन बॉडीज़ किसने बनाई हैं? एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है जी स्ट्रेप्टोकोकस लिक्विफेशियंस, ठीक है? अगर ब्लू सोरिंग हो गई है, मिल्क जो है वो जी ब्लू कलर दे रहा है और है भी खटास है उसमें, तो जी क्या वजह हो सकती है? अनप्लीजेंट sweet and sour smell, thin and waterish appearance caused by bacterial activity and storage in a closed container without ventilation। क्या आपने मिल्क को किसी ऐसी जगह रखा हुआ था जहां पे कोई बैक्टीरियल एक्टिविटी हुई है, या फिर वेंटिलेशन नहीं थी प्रॉपर, जिसकी वजह से मिल्क का जो है उसमें केमिकल रिएक्शंस हुए, और उसका एक तो कलर भी चेंज हो गया, और दूसरे नंबर पे उसमें सोरिंग हो गई, उसका जो जायका है वो खटास वाला हो गया। अगर फ्रूट रोमा आ रही है, आपने फ्रिज में नहीं रखा किसी खरबूजे या मैंगो के पास, आम के पास, और फिर भी वो फ्रूट की स्मेल दे रहा है, तो ये नहीं सोचना कि एनिमल ने फ्रूट खाया है। तो वो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है जी सूडोमोनास, ये उसकी वजह से हो सकता है। सूडोमोनास प्रोड्यूसिंग ईस्टर्स, सूडोमोनास ईस्टर्स एक केमिकल्स हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से अरोमा लाइक आती है, फ्रूट लाइक अरोमा, जैसे कि मीठी-मीठी किसी फलों की खुशबू हो। उसके बाद है जी स्लिमी मिल्क, ठीक है? इंडिकेट कैप्सूल फार्मिंग बैक्टीरिया, स्लिमी मिल्क है, ज़रा जो है उसके अंदर आप लगा लें कि स्मेल सी आ रही है पुंजेंट किस्म की, और उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो चिपकाहट वाली हो रही है। तो वो कैप्सूल फार्मिंग बैक्टीरिया जो है जी एरोबैक्टर एरोजेनीज या अल्कैलिजेनीज विस्कोसस, ये 2 बैक्टीरिया हैं जी, इन 2 की वजह से ये मामला हो सकता है स्लिमी मिल्क। तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो एमसीक्यूज़ के हवाले से अहम है। आखिरी देखें, बबल्स और कोagulation या वे सेपरेशन हो रही है, तो ये फर्मेंटेशन बाय यीस्ट की वजह से हो सकता है। ठीक है? ये सारे पॉइंट, और किस-किस की वजह से होती हैं, सोरिंग किस वजह से होती है, बिटरनेस किस वजह से होती है, ब्लू सोरिंग किस वजह से होती है, फ्रूट अरोमा किस वजह से आती है, स्लिमी मिल्क किस लिए होता है, और बबल और कोagulation किस लिए बनते हैं। ये उनके जी काज़ेज़ हैं, बायोलॉजिकल काज़ेज़ हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से। इनको आप जो है वो याद करेंगे क्रैमिंग करके। आगे जी ये जो टेस्ट हो गए, ये तो हो गए अपीयरेंस की बेस पे, या उसकी हमने स्मेल की उसकी बेस पे, ठीक है? टेस्ट की या उसकी बेस पे। अब कुछ और हम टेस्ट देख लेते हैं।
तो दूसरे नंबर पे हम जो फौरी तौर पे टेस्ट करते हैं उसको कहते हैं क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट, COB टेस्ट। दिस टेस्ट इज क्विक एंड सिंपल, बड़ी जल्दी हो जाता है, सिंपल है। इट इज वन ऑफ द ओल्ड टेस्ट फॉर टू एसिड मिल्क। जिस मिल्क की एसिडिटी 5.8 से नीचे हो, जो ज्यादा एसिडिक हो गया, ये उसके लिए यूज होता है। आमतौर पे जो जो पीएच है मिल्क की वो 6.7 टू 6.8 तक होती है। अगर उससे नीचे की तरफ जा रही है, एसिडिक हो रही है, तो इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम है। अब अगर मिल्क जो है वो एसिडिक हो रहा है या उसके अंदर कोई मस्टाइटिक मिल्क है, कोलेस्ट्रॉल मिल्क उसके अंदर आ रहा है, तो उसके लिए एक सिंपल सा हम ये करते हैं टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, अगली स्लाइड में देखते हैं। मिल्क को बॉईल करते हैं जी। बॉईल करने के लिए बॉईल ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मिल्क इन ए स्पून, टेस्ट ट्यूब और अदर सूटेबल कंटेनर। किसी भी चीज में आप कर सकते हैं, किसी स्पून में कर सकते हैं, किसी टेस्ट ट्यूब में कर सकते हैं, किसी कंटेनर में, किसी बर्तन में। आपने दूध को सिर्फ बॉईल करना है। अगर तो उसमें क्लॉटिंग होगी, कोगुलेशन होगी या प्रेसिपिटेशन होगी। तीनों अलग-अलग लफ्ज हैं, थोड़ा सा इनका मतलब कंसिस्टेंसी डिफरेंट होती है, क्लॉटिंग की, कोगुलेशन की और प्रेसिपिटेशन की। ये क्लॉटिंग होगी, कोगुलेशन होगी या प्रेसिपिटेशन होगी, तो इसका मतलब है मिल्क नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ये जी ह्यूमन कंजप्शन के लिए ठीक नहीं है। इस मिल्क के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ये या तो मस्टाइटस है मिल्क वाले एनिमल को, या जी कोलेस्ट्रॉल आ रहा है, इसके अंदर बोली आ रही है, ठीक है, इसकी जो प्रोटीन्स हैं वो कोगुलेट कर रही हैं, या फिर जो है ये इसकी एसिडिटी ज्यादा हो गई थी एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया की वजह से, और आप उसको फौरी तौर पे रिजेक्ट कर देते हैं कि अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। उसके बाद जी टेस्ट, तीसरे टेस्ट पे आ गए। मिल्क को टेस्ट करने का तीसरा तरीका कौन सा है, इसको कहते हैं जी अल्कोहल टेस्ट। ये भी कोई सिंपल टेस्ट है। इसमें हम देखें जी क्या देखते हैं। द टेस्ट इज क्विक एंड सिंपल। It is based on instability of the proteins when the level of acid or rennet are increased and acted upon by the alcohol. हम इसमें देखते हैं कि मिल्क की जो प्रोटीन्स हैं वो इनस्टेबल अगर हो गई हैं, instability of the proteins when the level of acid or rennet, acid कोई भी acid producing बैक्टीरिया की वजह से, या rennet एक केमिकल है आपको पता है, वो जिसकी वजह से हम चीज वगैरह बनाते हैं, ठीक है। ये नेचुरल प्रोड्यूसिंग भी है और सिंथेटिक भी अवेलेबल हो जाता है। एंड एक्टेड अपॉन बाय द अल्कोहल। आल्सो इंक्रीज लेवल ऑफ एल्ब्यूमन, एल्ब्यूमन का लेवल अगर इंक्रीज हो गया है, एंड साल्ट कंसंट्रेट या साल्ट इंक्रीज हो गया है, तो इन तीनों सूरतों में जो है इसका टेस्ट पॉजिटिव आएगा अल्कोहल का, और जो मिल्क है वो अनफिट होगा फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अल्कोहल टेस्ट में कौन कौन सी तीन चीजों का ज्यादा आएगा। नंबर 1 लेवल ऑफ एसिड और रेनिक, नंबर 2 लेवल ऑफ एल्ब्यूमन, नंबर 3 साल्ट कंसंट्रेशन। इन तीनों में से कोई भी चीज ज्यादा होगी तो वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर जाएगी। ये हम एक टेस्ट करते हैं जिसको कहते हैं अल्कोहल टेस्ट। इसमें जो रिएजेंट यूज होता है वो अल्कोहल यूज होता है 68% अल्कोहल, ठीक है। तो ये जो हम डिफरेंट टेस्ट देख रहे हैं इसके अंदर वो आपसे रिएजेंट का पूछ सकता है या रिजल्ट का पूछ सकता है। यही दो चीजें वो मेनली पूछ सकता है कि मिल्क के लिए जो फलाना टेस्ट होता है उसमें कौन सा रिएजेंट यूज होता है, ठीक है, उसकी परसेंटेज क्या होती है, या वो आपसे पूछ सकता है कि इसका रिजल्ट की सूरत में क्या होगा, ठीक है। या इस तरह जैसे ये आपको दिखाया कि अल्कोहल टेस्ट पॉजिटिव आने की तीन सूरतें हो सकती हैं जो आपके सामने मैंने अभी रिपीट। तो इसका प्रोसीजर देख लेते हैं थोड़ा सा। द टेस्ट इज डन बाय मिक्सिंग equal amount of milk and 60%, 68% of ethanol solution in a small bottle or test tube. इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो याद रखने की है वो ये है कि जी 68% ऑफ एथानॉल सोल्यूशन हमने लेना है, ठीक है, और इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क एंड सोल्यूशन। इसमें आमतौर पे हम 2-2 ml ले लेते हैं दोनों चीजें, 2 ml मिल्क ले लेते हैं हम और 2 ml हम एथानॉल सोल्यूशन ले लेते हैं। इफ द टेस्टेड मिल्क गुड क्वालिटी देयर विल बी नो कोगुलेशन, क्लॉटिंग और प्रेसिपिटेशन। अगर तो मिल्क की क्वालिटी अच्छी है, उसमें साल्ट का मसला नहीं है, कोलेस्ट्रम या एल्ब्यूमन का मसला नहीं है,
या जो है रेनेट का मसला नहीं है, तो वो बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन अगर उनमें इनमें से कोई भी मसला मसाइल है, तो मिल्क जो है वो क्लॉट कर जाएगा, उसमें लम्प्स बन जाएँगे और हमें पता चल जाएगा अल्कोहल टेस्ट की मदद से कि ये मिल्क जो है कंज़म्पशन के लिए ठीक नहीं है। आम तौर पे घर के लेवल पे तो जो टेस्ट यूज़ होता है, आप लगा लें कि ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट और क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट आम तौर पे यूज़ होता है। घर के लेवल पे जब भी दूध आता है, उसको हम साइट, स्मेल और टेस्ट करके देख लेते हैं आम तौर पे, ठीक है? और फिर उसको बॉयल करके देखते हैं कि भाई जी क्या मामलात हैं, और वो हमारे सामने उसका रिज़ल्ट आ जाता है। लेकिन ये जो अगले लेवल के टेस्ट हैं, जिसमें अभी मैं आपको अल्कोहल टेस्ट बता रहा हूँ और अगले टेस्ट बताऊँगा, ये सारे टेस्ट आम तौर पे कमर्शियल लेवल पे होते हैं। कमर्शियल लेवल क्योंकि जो मिल्क खरीदना होता है, कंपनीज़ ने खरीदना होता है और उसको आगे बाय प्रोडक्ट्स उसके जो बनाने होते हैं उन्होंने, वो डिपेंड करते हैं मिल्क की क्वालिटी के ऊपर। अब मिल्क के अंदर किसी चीज़ की किसी ने मिक्सिंग की हुई है, तो वो तो कंपनी को सरासर नुकसान हो रहा है। वो जो चीज़ उसमें से निकालना चाह रही है, बनाना चाह रही है, वो उससे नहीं बन पाएगी, तो वो जो मिल्क वाले से खरीद रहे हैं या मिडल मैन से खरीद रहे हैं, वो तो नुकसान में जाएँगे। इसलिए उन सारी चीज़ों से बचने के लिए, बाद की लड़ाई से बचने के लिए, वो पहले ही कुछ टेस्ट लगा देते हैं मिल्क के ऊपर, उसको ज जी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मैं ज़रा एक कॉल आ गई थी। तो हम अल्कोहल टेस्ट को डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, सिमरन कर रही है रिकॉर्डिंग, बस ठीक हो गया। अल्कोहल टेस्ट हमारा हो गया जी कंप्लीट। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी फॉस्फेटेज टेस्ट फॉर पास्चराइज्ड मिल्क। कल हमने मिल्क की पास्चराइजेशन भी पढ़ी थी और यूएचटी ट्रीटमेंट भी पढ़ा था, स्टरलाइजेशन के बारे में भी पढ़ा था। तो उसको पार्सल मिल्क प्रॉपरली पास्चराइज्ड है या नहीं, उसके लिए ये एक टेस्ट यूज किया जाता है। तो पॉइंट नंबर 1 देखिएगा, पास्चराइजेशन इज एन एसेंशियल प्रोसेस ऑफ मेकिंग मिल्क सेफ एंड फ्री फ्रॉम पैथोजेंस।
और अल्कलाइन फॉस्फेटेज इज एन एंजाइम व्हिच इज नेचुरली प्रेजेंट इन मिल्क बट इज डिस्ट्रॉयड एट ए टेम्परेचर जस्ट नियर टू द पास्चराइजेशन टेम्परेचर। देखें जी, जब मिल्क की पास्चराइजेशन की जाती है तो उसको एक टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है। वो टेम्परेचर 63 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। और जितना टेम्परेचर होगा टाइम उसी हिसाब से वेरिएबल होगा। कल मैंने आपको बताया था, अगर जी टेम्परेचर होगा 62 तो हम 30 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। अगर हो 63 होगा तो 72 होगा तो 15 सेकंड के लिए करेंगे एंड सो ऑन। अच्छा, इस टेम्परेचर पे आके फास्फेटेज एक एंजाइम मिल्क में नेचुरल तौर पे प्रेजेंट होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अगर हमने ये चेक करना है कि मिल्क को प्रॉपर टाइम और प्रॉपर टेम्परेचर मिला है कि नहीं, मिल्क प्रॉपरली पास्चराइज है कि नहीं, तो हम मिल्क के अंदर ये टेस्ट अगर कर रहे हैं कि उसमें फास्फेटेज मौजूद है कि नहीं, खुद ही पता चलेगा। अगर फास्फेटेज मौजूद है तो इसका मतलब है प्रॉपर टेम्परेचर और प्रॉपर टाइम नहीं मिला। अगर फास्फेटेज खत्म हो गई है तो इसका मतलब है जी पास्चराइजेशन भी हो गई है। ठीक है, तो ये देखिए, अल्कलाइन फास्फेटेज टेस्ट इज यूज्ड टू इंडिकेट वेदर मिल्क हैज बीन एडिक्वेटली पास्चराइज्ड और वेदर इट हैज बीन कंटेमिनेटेड विद रॉ मिल्क आफ्टर पास्चराइजेशन। तो ये टेस्ट यूज होता है, हम इसके अंदर अल्कलाइन फास्फेटेज को टेस्ट करते हैं तो हमें पता चल जाता है मिल्क पास्चराइज्ड है या नहीं। या ऐसा तो नहीं किया कि कुछ मिल्क पास्चराइज्ड है और कुछ उसके अंदर बाद में मिला दिया गया, रॉ मिल्क मिला दिया गया है, और जो पास्चराइजेशन का प्रोसेस का जो खर्चा है उसको बचाया गया है। ठीक है, ये टेस्ट जो है जी पास्चराइज मिल्क के लिए फास्फेटेज टेस्ट कहलाता है। ये पहले वाली वही बात कि जब इसको टेम्परेचर दिया जाता है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है फास्फेटेज। यहाँ से देखिएगा, a negative phosphatase result indicate that enzyme and any pathogenic bacteria have been destroyed during pasteurization। अगर नेगेटिव टेस्ट आएगा फास्फेटेज का कि फास्फेटेज नहीं मौजूद तो हमें इंडिकेट हो जाएगा कि जी फास्फेटेज एंजाइम भी खत्म हो गया और मेजर पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स भी खत्म हो गए हैं। लेकिन पास्चराइजेशन के आपको पता है कि पास्चराइजेशन स्पोर फार्मिंग को खत्म नहीं करती, माइकोबैक्टीरियम को खत्म नहीं करती। तो लेकिन जो मेजर पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं आमतौर पे, जो आमतौर पे मौजूद होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं मिल्क में से। और इफ इट इज पॉजिटिव, it means the pasteurization process was inadequate and milk may not be safe for human consumption and will have a short lifetime। और अगर जी ये पॉजिटिव आ जाएगा, फास्फेटेज मौजूद है, तो हमें पता चल जाएगा कि मिल्क जो है ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं थी। और अगर ठीक भी है तो इसकी जो शेल्फ लाइफ है पैकिंग के बाद, पैकेजिंग करने के बाद जो शेल्फ लाइफ है वो कम से कम होगी। ठीक है, क्योंकि इसको प्रॉपर पास्चराइजेशन नहीं मिली हुई। उसके बाद टेस्ट नंबर 5 है जी, गर्बर बटरफैट टेस्ट। जो पिछला टेस्ट है पास्चराइजेशन, वो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। बस पिछले में आप सिर्फ ये याद रख लें पॉजिटिव आने का क्या मतलब है, नेगेटिव आने का क्या मतलब है, और कौन सा टेस्ट यूज होता है इसके लिए। ठीक है, तो टेस्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं, द गर्बर बटर फैट टेस्ट। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है आमतौर पे जो फील्ड में किया जाता है। आमतौर पे जो फील्ड में इंस्टेंटली किए जाते हैं, जहाँ पे मिल्क सेंटर पे मिल्क इकट्ठा किया जाता है, वहां पे लैक्टोमीटर टेस्ट किया जाता है मिल्क वाटर के अडल्ट्रेशन चेक करने के लिए। और दूसरे नंबर पे बटर फैट के लिए जो टेस्ट किया जाता है ब्यूटेरो मीटर की मदद से, द गर्बर बटर फैट टेस्ट, ये किया जाता है। जब भी मिल्क मतलब सोल्ड करने जाता है ना फार्मर ये मिल्क सेंटर्स पे, तो वहां पे दो टेस्ट लगाए जाते हैं उसको कीमत अदा करने के लिए। एक लैक्टोमीटर टेस्ट होता है, लैक्टोमीटर टेस्ट की मदद से एसएनएफ चेक होते हैं, सॉलिनॉइड फैट, और वाटर चेक होता है। और दूसरे नंबर पे जो टेस्ट चेक किया जाता है वो होता है जी गर्बर बटरफैट टेस्ट। इसके अंदर जो कितनी परसेंटेज है फैट की, ठीक है, वो चेक की जाती है, और इन दोनों की बेसिस पे फार्मर को पैसे दिए जाते हैं। और बाकी जो सारे टेस्ट हैं, अल्कोहल टेस्ट हो गया या क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट हो गया या उसके बाद के जो टेस्ट हो गए, ठीक है, फार्मालिन टेस्ट हो गया, यूरिया डिटेक्शन टेस्ट हो गया, डिटर्जेंट डिटेक्शन टेस्ट हो गया, साल्ट डिटेक्शन टेस्ट हो गया, शुगर डिटेक्शन टेस्ट हो गया। ये सारे टेस्ट जो हैं वो अगले सेंटर पे किए जाते हैं जहाँ पे मिल्क इकट्ठा होता है, वहां पे फिर ये
टेस्ट लगाए जाते हैं ओवरऑल मिल्क की क्वालिटी चेक करने के लिए। तो हम इधर देख लेते हैं द गर्बर बटर फैट टेस्ट। पहला पॉइंट, द फैट कंटेंट ऑफ मिल्क एंड क्रीम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर in determining the price to be paid for milk supplier by farmers in many countries। फैट कंटेंट कहीं भी चेक किया जाता है कि कितना दूध के पैसे देने हैं, जितना फैट ज्यादा होता है उतने ज्यादा पैसे दिए जाते हैं फार्मर को। दूसरा देखिए पॉइंट, बटर फैट टेस्ट आर आल्सो डन ऑन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू मेक एक्यूरेट एडजस्टमेंट ऑफ द बटर फैट परसेंटेज इन स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। और ये जो फैट की परसेंटेज है वो इसलिए चेक करना भी जरूरी है कि आगे जब मिल्क को हमने करना है, स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क बनाना है। स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क में कितना फैट होता है? स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क में जो हमने मतलब बनाना है इसको, इसकी फैट लेवल और एसएनएफ लेवल जो सेट करनी है, तो उसके लिए भी डिपेंड करता है, ये टेस्ट लाजमी तौर पे करना है। एक कह रहे हैं 3.5, एक कह रहे हैं 4.5। आपस में फैसला कर लो या बीच का कोई रास्ता निकाल लो। 3.5 होती है जी, इतना 4.5 कहाँ से पढ़ बैठी हैं आप? और एसएनएफ कितने होते हैं सॉलिड नॉट फैट? 8.5, ठीक है। तभी आपने एसएनएफ वो डब्बे के ऊपर देखे हैं, जो मिल्क पैक होता है उसके ऊपर भी लिखे होते हैं, तभी वहां पे ऑब्जर्व किए हैं। अब तो चलो एमसीक्यूज में याद कर लिए होंगे। पहला एमसीक्यू मेरा ख्याल मिल्क का जो मैंने दिया वो पहला ही एमसीक्यू ये था कि मिल्क के अंदर कितना जो है वो एसएनएफ होता है और कितना फैट होता है। अच्छा, इस टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है? दिस टेस्ट इज ए volumetric method in which fat is separated from milk by centrifugal force। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से फैट को अलग कर लिया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड टू डिसॉल्व द प्रोटीन दैट फॉर्म्स द मेम्ब्रेन अराउंड द फैट। सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है फैट ग्लोब्यूल के इर्द गिर्द की जो मेम्ब्रेन बनी होती है, प्रोटीन की मेम्ब्रेन, उसको तोड़ने के लिए। एंड अमाइल अल्कोहल इज एडिड to improve the separation of fat from other solids। मतलब कि यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए। पहला पॉइंट आया जी ये कि इस टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से मिल्क में से फैट को अलग किया जाएगा। उसके बाद 2 केमिकल यूज होंगे। एक केमिकल यूज होगा सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा केमिकल यूज होगा अमाइल अल्कोहल। सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज होगा? सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए यूज होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड फैट के इर्द गिर्द जो प्रोटीन का कोट होता है उसको डिसॉल्व करता है। अमाइल अल्कोहल क्या करता है? सेपरेशन ऑफ फैट फ्रॉम अदर एसएनएफ। अब दूसरे जो एसएनएफ है, सॉलिड नॉट फैट, जो दूसरे सॉलिड्स हैं उनसे अलग करता है फैट को। मतलब फैट को अलग करके उसकी मेम्ब्रेन उतारी जाती है और ये रिएक्शन किया जाता है। इसमें अब फिर ये चीज लाजमी आपने याद रखनी है, वो पूछ लेता है कौन सा एसिड यूज किया जाता है फैट के टेस्ट करने के लिए, तो वो एसिड है जी सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, आमतौर पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में, क्योंकि यही 2 नाम हम ज्यादातर एसिड्स के पढ़ते आते हैं मैट्रिक एफएससी से, तो वहां पे 4 में से 2 का तो पता चल जाता है, 2 में नहीं पता चलता होता। तो आपने अच्छी तरह याद रख लेना है सल्फ्यूरिक एसिड, गंधक का तेजाब। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है गंधक का तेजाब और HCl होता है नमक का तेजाब। तो गंधक का तेजाब यूज होता है जी इस टेस्ट में, H2SO4, हाँ जी। और साथ में अमाइल अल्कोहल यूज होता है और उसका मैंने प्रिंसिपल भी आपको बता दिया। अब इसका थोड़ा सा प्रोसीजर अगर देख लें, ये बता रहे हैं किंग ऑफ केमिकल है, ये जाबर में नहीं आने बनाया था ना। ये देखें जी, ये ऊपर जो बना हुआ है ये ब्यूटेरोमीटर है, ये वाला ब्यूटेरोमीटर। ब्यूटेरोमीटर इज यूज फॉर द टेस्टिंग ऑफ फैट इन मिल्क। ठीक हो गया, ये भी एक एमसीक्यूज के हवाले से पॉइंट हो गया। ब्यूटेरोमीटर यूज होता है। प्रोसीजर क्या है जी? 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे,
पाइपट की मदद से ब्यूटेरोमीटर में 10.75 ml मिल्क लेंगे। यहाँ पे इनकी जो है ना अमाउंट याद करना ज़रूरी है। सल्फ्यूरिक एसिड 10 ml है, दूध जो है 10